गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो अपना बनाकर, अपने नोट्स का बनाकर, जो भी ये टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, वो आपको शेयर करूंगी। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, जैसे बहुत इको हो रहा था या फिर मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ रहे थे, तो इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर आपको सेंड करूंगी। आप देखिएगा। इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट के अंतर्गत 3 तरीके की थ्योरीज आती हैं, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। ये 3 थ्योरी कह लीजिए या ये एरा कह लीजिए, ये एक्चुअली एक फेज है। ये एक ऐसा फेज था जहां पर एम्प्लॉय जो था वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी या किसी जगह के अंदर काम नहीं करता था, वो कंफर्ट जोन में नहीं था। एम्प्लॉय बाहर रह के काम करता था, उसको एज अ मशीन यूज किया जाता था। वो एक फेज था जहां पर सुविधाएं ज्यादा नहीं थी, एक स्ट्रक्चर था, बट वो फॉलो करना और फॉलो करवाना दोनों ही मुश्किल था। उस टाइम पर कुछ ऑथर्स आए, कुछ लोग आए जिन्होंने अपने ओपिनियन, अपने प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे दिए जिनसे उनको लगा कि मैनेजमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ये प्रिंसिपल का होना जरूरी है। तो उनके प्रिंसिपल्स पे ही ये थ्योरीज बनाई गई हैं और उनको नाम भी उन्हीं का दिया गया है। हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की। क्लासिकल थ्योरी में 3 तरीके की थ्योरीज आती हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। लास्ट क्लास में हमने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को डिस्कस किया था। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को हम डिस्कशन कर चुके हैं इस पर, लेकिन एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल वो फेज है, वो एरा है, वो टाइम है जब मैक्स वेबर, जो एक जर्मन सोशलिस्ट थे, उन्होंने फील किया कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, काम को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए। यूं कहिए कि मैक्स वेबर जो थे, उनका मानना था या उनका कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हायरार्की और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्लियर डिवीजन हो, ना कि पर्सनल रिलेशनशिप और फेवरेटिज्म हो। उनका कहना था चाहे वो एम्प्लॉय कोई भी हो, उसको समान रूप से उसके साथ व्यवहार किया जाए और वैसा ही उनसे काम करवाया जाए। मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का प्रिंसिपल था, उसी प्रिंसिपल पर आधारित था ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में अगर देखा जाए, इसके कुछ फीचर्स थे। इन्होंने कुछ फीचर्स दिए जिसमें था कि सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इनका था एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कुछ नियमों पर आधारित हो, हर चीज का एक नियम हो, उसी पर ही चलना चाहिए हर एम्प्लॉय को। फिर उन्होंने दिया डिवीजन ऑफ वर्क, करेक्ट। इनका कहना था कि डिवीजन ऑफ वर्क होना जरूरी है। डिवीजन ऑफ वर्क के भी अलग अलग लेवल थे, किस हिसाब से काम सौंपना चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि काम को अगर बांटा जाए तो हर कोई अच्छे से काम को कर पाएगा। इन्हीं सिद्धांतों पर आगे की थ्योरीज भी बनी है, जो इन सिद्धांतों को भी उन्होंने रेफर किया है, रेफरेंस में लिया है। नेक्स्ट इनका कहना था कि हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। इन्होंने एक हायरार्की दी। इस हायरार्की में टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और बॉटम मैनेजमेंट, इन तीनों के बीच का जो डिस्कशन है, जो कम्युनिकेशन है या जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो। इनका कहना था कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो भी आप एम्प्लॉय भर रहे हैं या आप जिनको जॉब दे रहे हैं या जिनको आप हायर कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम भी सौंपा जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपी जाए। देन रिकॉर्ड कीपिंग, ये हर चीज का एक ऑफिशियल फॉर्म में रिकॉर्ड रखना चाहते थे। कुल मिलाकर जो मैक्स वेबर की थ्योरी थी, उसमें इन्होंने हर चीज को एक ढांचे में बांध दिया, उस ढांचे के बाहर कोई जा नहीं सकता था। इसमें होता क्या था, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, या यूं कह लीजिए लिमिटेशंस थी कि एम्प्लॉय इसमें ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था, उसमें आना जाना लगा रहता था, क्योंकि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। एक स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको रहना है, तो ये एक टाइम पर आके व्यक्ति को बोर कर देते थे या वो थोड़ा सा उबाऊ फील करने लगता था और वो छोड़ देता था उस काम को। तो ये मैक्स वेबर की थ्योरी थी, जिसमें है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, जिसे आप ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। आज हम उसके आगे उन्हीं थ्योरी में से उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारी भी क्लासिकल थ्योरी के अंदर ही है। अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, हेनरी फ्योल के सिद्धांतों पर बनी हुई थ्योरी है। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैनेजमेंट को समझने का प्रयास किया गया है इस थ्योरी में। मॉडर्न मैनेजमेंट एजुकेशन की नींव ही फ्योल ने रखी हुई है, या यूं कह लीजिए कि फ्योल के सिद्धांतों पर ही मैनेजमेंट एजुकेशन की नींव रखी गई है।
उनके सिद्धांतों ने मैनेजमेंट को एक व्यवस्थित विज्ञान और एक पेशे के रूप में देखा गया है मैनेजमेंट को। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के जो फादर हैं या कह लीजिए जो प्रबंधक हैं वो है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल एक फ्रांस के प्रसिद्ध प्रबंधक विचारक भी थे सॉरी। हाँ, इनका इस थ्योरी को देने का मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो हेनरी फ्योल ने दी थी, उनके 14 सिद्धांत है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। इनका मानना था कि सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो सकती हैं, स्ट्रक्चर के बाहर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो होनी चाहिए, अदरवाइज एम्प्लॉय उबाऊ फील करने लगता है और एम्प्लॉय एक ही जगह टिक नहीं पाता है। इनका ये भी मानना था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आप उनको एज अ मशीन यूज नहीं कर सकते। तो इनके अपने सिद्धांत थे जिनके सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल हैं उनमें से पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, जो हमने मैक्स वेबर की थ्योरी में भी पढ़ा। इनका थोड़ा सा क्लियरली डिफाइंड है कि डिवीजन ऑफ वर्क टू अकॉर्डिंग देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग देयर नॉलेज। इनका मानना था कि जब भी किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली मैक्स वेबर के बाद एक संस्था एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आ चुकी थी, लोग बाहर से अंदर काम करने लगे थे। तो इनका कहना था कि जो वर्क है उसका डिवीजन उनके क्वालिफिकेशन, उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर बराबर होना चाहिए कि किसका क्या काम है, उनको वह रूल्स एंड रेगुलेशन बताकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों उनको प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। फ्योल का मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समय पर आना, समय पर जाना। जब एम्प्लॉय समय पर आएगा तो काम भी समय से होगा। कोई भी कभी भी आ रहा है, किसी भी शिफ्ट में आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया और काम को शिफ्टों में बांटा या आवर्स में बांटा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इनका मानना है कि प्रत्येक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको एक ही जगह से ऑर्डर किया जाए या एक ही जगह से उनको निर्देश दिए जाए। जब एम्प्लॉय को उनका मैनेजर, कोई एक ही मैनेजर ऑर्डर देता है, उनको निर्देश देता है, तो वो उसको सही से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उनके अपने कामों में फिर इफिशियंसी आती है। तो एक ही जगह से उनको कमांड दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर कोई कहीं से भी कुछ भी बोल रहा है तो वो किसी भी काम का ना रहे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इनका नेक्स्ट प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जिस तरीके से व्यक्ति एक ही मैनेजर से ऑर्डर लेना या आदेश लेना पसंद करेगा, वैसा ही वो चाहता है कि कोई एक ही उनको गाइड करे सही दिशा में। अलग अलग गाइड करेंगे तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए एम्प्लॉय को जरूरी हो जाता है कि यूनियन ऑफ डायरेक्शन होना जरूरी है जो मैनेजर के लिए है। देन फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इनका कहना था कि हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट ना देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना चाहिए। कोई भी काम होता है तो वो पहला जो नियम है या पहली प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी वो देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, करेक्ट, वेतन, सैलरी। तो इनका मानना था कि जो जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से फेयर वेजेस दिए जाएं, क्योंकि इससे पहले जो फेज था उसमें कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं था और ना ही एम्प्लॉय इसमें सेटिस्फाइड हो पाते थे। तो इन्होंने एक फिक्स और फेयर वेजेस का रूल निकाला जो था रेम्यूनरेशन के अंदर। ये है एक प्रिंसिपल। देन फ्योल का 8th जो प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सारी चीजों को एक जगह करना। इनका मानना था किसी एक जगह से ही सारी चीजें रन होंगी तो वो सही तरीके से हो पाएंगी, सही वे में होंगी और पूरी कंपनी के या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय मिलकर एक गोल को सेट करके उसको अचीव कर पाएंगे। देन इनका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ये भी कहना था कि जिस तरीके से टॉप मैनेजमेंट अगर किसी कम्युनिकेशन का फ्लो करता है या किसी इंफॉर्मेशन का, तो बॉटम लेवल से भी इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए। टॉप टू बॉटम दोनों जगह से बराबर कोऑपरेशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन के फ्लो में। देन फिर है इनका स्केलर चेन। स्केलर चेन में इनका कहना है कि एक स्पष्ट लाइन होनी चाहिए या यूं कह लीजिए एक स्केलर चेन होनी चाहिए जिसमें अगर कोई आदेश ऊपर से आता है तो वो नीचे वाला समझ सके और नीचे वाला अगर कोई सजेशन देता है या रिक्वेस्ट करता है तो टॉप मैनेजमेंट उसको समझ सके और उसका निराकरण कर सके।
इसके लिए फ्योल ने एक गैंगप्लैंक नाम से एक सुझाव भी दिया था। गैंगप्लैंक में क्या होता है, कोई अगर इमरजेंसी आती है तो उस सिचुएशन में इस स्केलर चेन को फॉलो ना करते हुए बॉटम मैनेजमेंट से कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से डिस्कशन कर सकता है, अपना सुझाव अपनी राय रख सकता है। तो ये है स्केलर चेन। देन नेक्स्ट इनका जो प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स यहाँ वो ऑर्डर नहीं है कि आदेश देना, यहाँ ऑर्डर मीन्स है व्यवस्थित श्रृंखला में एक पर्टिकुलर व्यवस्थित जगह पर। तो इनका मानना था व्यक्ति हो या वस्तु हो, पर्टिकुलर प्लेस पर होनी चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, तभी काम बहुत अच्छे से हो पाता है। इन्होंने ये भी कहा कि काम करने में सुविधा भी होती है अगर वस्तु सही जगह पर रखी हुई है तो। देन फिर आता है इक्विटी। इनका मानना इक्विटी में यह था कि सभी कर्मचारियों से बराबर का व्यवहार किया जाए, किसी से फेवरेटिज्म उसमें ना हो, किसी में पर्सनल रिलेशनशिप ना हो, सभी एक समान हो। तो इन्होंने इक्विटी का प्रिंसिपल दिया जो आज हम सभी फॉलो करते हैं, और ये इनमें से बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें कुछ इंप्लीमेंट हुआ है, अदरवाइज अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इन्हीं को फॉलो करते आ रहे हैं। हेनरी फ्योल का नेक्स्ट 12 जो प्रिंसिपल था वो था स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल। एक्चुअली इनसे पहले जो फेज था उस फेज में कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, लोग जल्दी ऊब जाते थे, परेशान हो जाते थे, क्योंकि ना तो सैलरी वेजेस उनके हित में था, ना ही उनके बारे में सोचा जाता था, ना कुछ एक्चुअली है क्या। ये जो सिद्धांत इन्होंने क्यों दिए, इससे पहले वाला जो फेज था वहां लोगों को एक मशीन की तरह यूज किया जाता था, जबकि हेनरी फ्योल जब आए तो इन्होंने माना कि मशीन नहीं है व्यक्ति, मशीन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले पुर्जे जो टूल्स हैं वो एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय को थोड़ा सा यहाँ मोटिवेशन मिला था, उसी मोटिवेशन के अंतर्गत इन्होंने रखा स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल, कि लोगों का बार बार छोड़ना ना हो, नए लोग आ रहे फिर जा रहे, फिर सीख रहे फिर जा रहे, ऐसा ना हो। तो उसके लिए स्टेबिलिटी उनकी होनी जरूरी है। स्टेबिलिटी होती है जब उनको मोटिवेट किया जाए, उनके काम को सराहा जाए, उन्हें सही डायरेक्शन में काम सिखाया जाए या काम करने के लिए उनको डायरेक्शन दिया जाए। तो ये इनका सिद्धांत था जो आज हम सभी फॉलो करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा प्राइवेट संस्थाओं में तो स्टेबिलिटी नाम से अब बहुत सारी संस्थाएं जो परेशान हैं, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत जल्दी ही स्विच कर जाता है, कुछ सीखता है, पढ़ता है, समझता है, और जब वो उस अपनी पोजीशन पर कुछ अच्छा करना चाहता है या करने वाला होता है तभी वो स्विच कर जाता है, रीजन जो भी हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल जो था ये बहुत अहम है और ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल इनका था। देन इसके बाद इनका लास्ट सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है इनका इनिशिएटिव। इनका मानना था कि हर एम्प्लॉय की जो सोच होती है वो अगर कोई भी सुझाव देता है या कोई आइडिया देता है, क्योंकि वो भी अब टूल्स हो चुका है, वो मशीन नहीं रहा, तो अगर उसके दिमाग में कुछ आता है तो उसके आइडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए और उसके आइडिया को सोच के समझ के अप्लाई भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इनका मानना था कि हर काम को इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो आज इस क्लास में हमने इस वीडियो के जरिए हमने क्लासिकल थ्योरी को समझा, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बाद, अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।